आम लोगों में से लगभग हर व्यक्ति अपना खुद का घर या फ्लैट खरीदना चाहता है और घर खरीदने के लिए उसके पास खुद के खून पसीने से जमा किए हुए कुछ पैसे होते हैं, लेकिन बाकी पैसे उसे कर्ज लेकर चुकाने पड़ते हैं। बैंक से कर्ज लेना यह रोजमर्रा की बात ना होने की वजह से सर्वसाधारण व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इसकी वजह यह है कि उसे लोन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं होती और बैंक के डॉक्यूमेंट में लिखी हुई कॉम्प्लिकेटेड भाषा या जानकारी उसे समझ में नहीं आती। ऐसी सिचुएशन में सर्वसाधारण इंसान सहम जाता है और वह किसी फिनांस एजेंट के पास चला जाता है। पर अगर एजेंट धोखाधड़ी करने वाला हो तो उसे पैसा और समय दोनों से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको होम लोन या होम फिनांस के बारे में सही जानकारी हो तो आप आसानी से फिनांस पा सकते हो और अपना बहुमूल्य समय और पैसा बचा सकते हो। तो इस जानकारी को समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। होम लोन लेने के लिए आपको आगे बताई बातों का ख्याल रखना है। अगर आप नौकरी करते हो तो आपको आपके पिछले 3 साल का सीए अटेस्टेड इनकम टैक्स रिटर्न और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट या पासबुक रेडी रखना है। पिछले 6 माह की सैलरी स्लिप, 2 से 3 साल का फॉर्म 16 जो आपको आपके एम्प्लॉयर के पास से मिलेगा। आप अभी जहां रह रहे हो उस रहने की जगह का इलेक्ट्रिक बिल, लोन एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपने साथ रखने हैं। और अगर आप खुद का व्यवसाय या कारोबार करते हो तो आपको आपके पिछले 3 साल का सीए अटेस्टेड इनकम टैक्स रिटर्न, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट या पासबुक रेडी रखना है। आपका गुमास्ता लाइसेंस, जिसे शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी कहते हैं। रहने की जगह का इलेक्ट्रिक बिल, कारोबार की जगह का इलेक्ट्रिक बिल, अगर आपके कारोबार की जगह भाड़े की है तो उस जगह का लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, लोन एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको साथ में रखने हैं। होम लोन लेते समय हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो प्री सैंक्शन्ड होम लोन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपकी बैंक आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन सैंक्शन करती है। मतलब अगर आपके पास बैंक का 50 लाख का सैंक्शन लेटर है और आपके पास खुद के 20 लाख रुपए है तो आप 70 लाख रुपए का फ्लैट खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यह सैंक्शन लेटर में तय अवधि तक वैलिड रहता है। उस अवधि के अंदर आपको फ्लैट खरीदना आवश्यक होता है, अन्यथा आपको उस प्री सैंक्शन लेटर को रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने आपके फ्लैट परचेज अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है तो उस रजिस्टर्ड अग्रीमेंट की कॉपी और रजिस्ट्रेशन की रिसीप्ट साथ ले जाना है। उसके अलावा आपको ब्लूप्रिंट अर्थात बिल्डिंग प्लान, और अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन में फ्लैट ले रहे हो तो उस बिल्डिंग का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बैंक में देना पड़ेगा। लेकिन आप रेडी पोजीशन या रिसेल में फ्लैट ले रहे हैं तो बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी आपको बिल्डर या रिसेलर के पास से लेकर रखना है। अगर आप रिसेलर के पास से फ्लैट खरीद रहे हो तो आपको उससे चेन ऑफ एग्रीमेंट के डिटेल्स लेने हैं। चेन ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है कि आप जो फ्लैट ले रहे हो उस फ्लैट को मिस्टर ए ने बिल्डर के पास से खरीदा है और मिस्टर ए ने वह फ्लैट मिस्टर बी को बेचा है और अब मिस्टर बी वह फ्लैट आपको बेच रहे हैं। तो उस फ्लैट के आज तक जितने भी सील एग्रीमेंट बने हुए हैं उन एग्रीमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और रजिस्ट्रेशन की ओरिजिनल रिसीट सेलर के पास है कि नहीं यह देख लीजिए। यह चेन ऑफ एग्रीमेंट होम लोन लेते समय बैंक में जमा करना जरूरी है। बैंक के होम लोन का ईएमआई 1 लाख रुपए पर 900 से 1000 रुपए जितना होता है। आप जब भी लोन लेने के बारे में तैयारी करते हो तो आप बैंक में आपके लोन अमाउंट के अनुसार पर्याप्त राशि बैलेंस रखें, यानी आप 50 लाख का होम लोन लेना चाहते हो तो आपको 45 से 50 हजार का ईएमआई भरना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक के ऑफिसर आपके अकाउंट में हर महीने में बैलेंस के तौर पे 50 हजार रुपए बचते हैं कि नहीं इसकी जांच करेंगे।
आपके बैंक का बैलेंस 50,000 रुपए से ज्यादा होता है, इसका मतलब आप बैंक का ईएमआई आसानी से भर सकते हो। इसके अलावा बैंक आपके सिबिल स्कोर की भी जांच करती है। सिबिल रिपोर्ट में आपने आज तक जो भी लोन लिए हुए हैं, उन लोन की अमाउंट कितनी है और लोन के ईएमआई समय पर भरे हैं कि नहीं, उसके डिटेल्स रहते हैं। इसीलिए आप सिबिल रिपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अपना सिबिल रिपोर्ट चेक कर ले। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ज्यादा है, तो आपका लोन सैंक्शन होना बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर बताई गई डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी और जेरॉक्स कॉपी की 2 अलग फाइल बना लीजिए और प्रोसेसिंग फीस भरने के लिए चेक बुक साथ ले जाइए। नॉर्मली अलग अलग बैंक या फिनांस कंपनीज की प्रोसेसिंग फीस 0.25% से 1% तक हो सकती है। अगर बैंक आपके इनकम के डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो गई, तो आप लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर साथ में बैंक के नाम का प्रोसेसिंग फीस का चेक भी जमा कर सकते हो। बैंक ने अगर आपसे कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास जमा कर लिए हैं, तो उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एक्नॉलेजमेंट जरूर ले। होम लोन लेने के लिए आपके पास नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी यानी एनबीएफसी और क्रेडिट सोसाइटी जैसे ऑप्शंस उपलब्ध है। लेकिन इन सभी बैंक और फिनांस कंपनी के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। नॉर्मली क्रेडिट सोसाइटी और एनबीएफसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी बैंक से ज्यादा होते हैं। जनरली क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक में कर्ज के लिए 1 से 2 गारंटर की जरूरत होती है। यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जनरली हम लोग जिस बैंक का ब्याज दर अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उस बैंक से कर्ज लेना पसंद करते हैं। लेकिन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा ईएमआई पर भी ध्यान दे तो और बेहतर होगा। मतलब कुछ बैंक या फिनांस कंपनी कम इंटरेस्ट रेट का झांसा देकर ज्यादा ईएमआई चार्ज करते हैं और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाकर आपसे ज्यादा रकम वसूलते हैं। इसीलिए आपके कर्ज पर बैंक कितना ईएमआई चार्ज करती है, उसका भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। सामान्यतः बैंक आपको प्रॉपर्टी या फ्लैट की कीमत की 85% तक राशि कर्ज के रूप में देती है। लेकिन कुछ बैंक आपको फ्लैट के कीमत की 95% की राशि भी कर्ज के रूप में देती है, जिससे आपके खुद के पास जमा राशि कम हो तो भी आप आसानी से फ्लैट खरीद सकते हो। फ्लैट लेते समय आपको आगे बताई हुई बातों को ध्यान में रखना है। पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर 100 रुपए की चीज लेते समय जो चीज हमने ली है उसकी क्वालिटी कैसी है, यह हम परख कर लेते हैं, तो लाखों रुपए का फ्लैट लेने के समय हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। पहले आपने चॉइस की हुई प्रॉपर्टी की स्क्वायर फीट के हिसाब से कितनी कीमत होती है, यह आपको समझ लेना है। फ्लैट परचेस के लिए कितनी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी होगी, यह जान लेना है। आपको फ्लैट बुकिंग के लिए कितनी टोकन अमाउंट देनी है और बिल्डिंग कंप्लीशन की कौन सी स्टेज में कितनी रकम देनी है, इसका स्टेटमेंट बिल्डर के पास से ले लीजिए। आपको पार्किंग लॉट के लिए अगर एक्स्ट्रा रकम देनी है, तो वो रकम कितनी होती है, यह जान लीजिए और वह रकम आपको कब अदा करनी है, यह भी बिल्डर से पूछ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी मीटर और वाटर कनेक्शन के लिए अगर बिल्डर कोई रकम चार्ज करता है, तो उसके लिए आपको कितनी रकम देनी है और कब देनी है, यह समझ ले। अगर बिल्डर आपसे 1 से 2 साल का मेंटेनेंस चार्जेस एडवांस में लेता है, तो वह अमाउंट और सोसाइटी फॉर्मेशन और शेयर मनी के लिए आपको कितना पैसा देना है, यह जान लीजिए। आप अपने फ्लैट में नई चीजें खरीदने वाले हैं, तो आपको उसके लिए कितना खर्च आएगा, यह समझ लीजिए। अब इन सभी अमाउंट को जोड़कर उस रकम को अदा करने के लिए आपके बैंक में पर्याप्त रकम जमा है कि नहीं, यह जांच लीजिए। जिस बिल्डिंग में हम फ्लैट ले रहे हैं, उसके बिल्डर के बारे में हमें इंटरनेट या बाकी माध्यम से जानकारी लेनी है, जैसे कि उस बिल्डर ने आज तक कितनी बिल्डिंग बनाकर पूरी की है। उन बिल्डिंग की क्वालिटी के बारे में भी जानकारी लेनी जरूरी है, ताकि आगे जाकर पछताना न पड़े। आप जिस बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हो, वह बिल्डिंग लीगल है कि नहीं, यह जान लीजिए।
अगर आप नए प्रोजेक्ट में फ्लैट ले रहे हैं, तो आपको उस प्रोजेक्ट की सीसी यानी कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और बिल्डिंग प्लान यानी ब्लूप्रिंट इन डॉक्यूमेंट्स को जांच लेना जरूरी है। इसके अलावा आपको बिल्डर के पास से बिल्डिंग का रेरा नंबर लेकर उस रेरा नंबर को इंटरनेट या संबंधित सरकारी कार्यालय से जांच लेना जरूरी है। और अगर आप रेडी पोजीशन या रिसेल का फ्लैट ले रहे हो, तो आपको ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देखना जरूरी है। आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखें, तो आपको होम लोन और फ्लैट लेने में शायद ही कोई परेशानी आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं या कोई परेशानी आ रही है, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।